हमारे रीति सिद्ध के पहले कवि हैं सेनापति। सेनापति का जन्म कब हुआ? 1589 ईस्वी। निधन अज्ञात है। सेनापति का मूल नाम मिलता है नागेश भट्ट। क्या नाम मिलता है? नागेश भट्ट मिलता है। और नागेश भट्ट को सेनापति की उपाधि दी गई थी। सेनापति को रीतकाल का वर्ड सवर्थ कवि कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रीतकाल का वर्ड सवर्थ कवि कहा जाता है। इनके पिता हैं गंगाधर। इनके दीक्षा गुरु थे हीरामणि दीक्षित थे। हीरामणि दीक्षित सेनापति के दीक्षा गुरु थे। इनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं? एक रचना है कवित रत्नाकर। कवित रत्नाकर एक रचना है। और यह जो कवित रत्नाकर है यह विक्रमी संवत 1606 ईस्वी में है। विक्रमी संवत 1706 ईस्वी में है। कब है? विक्रमी संवत 1706 ईस्वी में है। कवित रत्नाकर की बात कर लें कि इसमें क्या है, तो कवित रत्नाकर जो है ये मुक्तक रचना मानी गई है। इसका प्रधान छंद है सवया। कुल छंद कवित रत्नाकर में कितने हैं? तो कवित रत्नाकर में कुल छंद हैं 34 छंद हैं और 5 सर्ग मिलते हैं। सर्गों को तरंग कहा गया है। सेनापति ने स्वयं को राम भक्ति कवि बताया है। सेनापति ने क्या बताया? स्वयं को राम भक्त कवि बताया है। और जो सेनापति हैं, सेनापति की चर्चित पंक्ति है, सेनापति सोई सीतापति के प्रसाद जाकी, अपने सब कवि ध्यान दे सुनत कविताई है। इनकी चर्चित पंक्ति है, सेनापति सोई सीतापति के प्रसाद जाकी, अपने सब कवि ध्यान देत सुनत कविताई है। इसके बाद इनकी एक और रचना मिलती है कल्पद्रुम। क्या यह वर्तमान में उपलब्ध है? नहीं, ये वर्तमान में उपलब्ध नहीं है। इसके बाद सेनापति के बारे में विशेष तथ्य ये जान लेते हैं कि सेनापति का प्रिय अलंकार था श्लेष अलंकार है। सेनापति का प्रिय अलंकार क्या था? श्लेष अलंकार है। इसके बाद हम देख लेते हैं कि अगले कवि हैं रसनिधि। अगले कवि कौन है? रसनिधि हैं। इनके बारे में हम देख लें। रीति सिद्ध के दूसरे कवि हैं रसनिधि। रसनिधि दूसरे कवि हैं। रसनिधि का मूल नाम क्या था? मूल नाम मिलता है इनका पृथ्वी सिंह। रसनिधि का मूल नाम क्या मिलता है? पृथ्वी सिंह। ये पृथ्वी सिंह इनका मूल नाम मिलता है। इनका रचना काल मिलता है, जन्म और निधन का वर्ष नहीं मिलता है, केवल इनका रचना काल मिला है। कब से कब तक है रचना काल? 1603 से लेकर 1660 ईस्वी के बीच में है। रचना काल क्या है? 1603 ईस्वी से लेकर 1660 ईस्वी के बीच में है। इनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं? रसनिधि की रचनाएं कौन कौन सी हैं ये हम देख लें। इनकी रचना एक है रतन हजारा। एक रचना है रतन हजारा। एक रचना है 12 मासा। तो 12 मासा रसनिधि की रचना मिलती है। और इसके बाद तीसरी रचना है विष्णु कीर्तन। तीसरी रचना क्या है? विष्णु कीर्तन मिलती है। इसके बाद चौथी रचना है हिंडोला। क्या है? हिंडोला। इनकी रचना मिलती है हिंडोला।
एक रस निधि सागर मिलती है। पांचवी रचना क्या मिलती है? रस निधि सागर मिलती है। एक रचना मिलती है रस निधि सागर। अगली रचना कौन सी है? अगली रचना है इनकी अरिल। एक रचना मिलती है अरिल मिलती है। इसके बाद सातवीं रचना क्या मिलती है? गीति संग्रह। क्या मिलती है? गीति संग्रह। तो 7 रचनाएं रसनिधि की मिली हैं। कौन कौन सी हैं? रतन हजारा, बारामासा, विष्णुपद कीर्तन, हिंडोला, रसनिधि सागर, अरिल, गीति संग्रह। ये किसकी रचनाएं हैं? रसनिधि की रचनाएं हैं। रसनिधि का मूल नाम क्या था? पृथ्वी सिंह था। इनका रचना काल क्या है? 1603 ईस्वी से लेकर 1660 के बीच में है। अब हम एक रचना रतन हजारा की बात करेंगे, क्योंकि इसके बारे में जानकारी मिलती है। रतन हजारा में यह है कि जब रसनिधि रतन हजारा की रचना कर रहे थे तो उन्होंने बिहारी के अनुकरण पर रतन हजारा की रचना किए। रतन हजारा की बात करें तो इसमें जो है 124 पद हैं। 1024 पद हैं। कितने पद हैं? 1024 पद हैं। किसमें? रतन हजारा में। इसके बाद इसमें श्रृंगार, नीति, वैराग्य, भक्ति से संबंधित पद मिलते हैं। किसमें? रतन हजारा मिलते हैं। इसके बाद अगले हमारे कवि हैं वो है वृंदानंद। वृंदावन और वृंदावन दास, इनको 60 में कहते हैं वृंद कवि। तो अगले कवि ऋषि सिद्ध के हैं वृंदावन, जिन्हें कहते हैं वृंद के नाम से जाना जाता है। अब वृंदावन का जन्म कब हुआ था? इनका जन्म हुआ 1643 ईस्वी में। किस ईस्वी में हुआ? 1643 ईस्वी में हुआ। और इनका निधन कब हुआ? 1723 ईस्वी में हुआ। तो वृंदावन दास का जन्म 1643 ईस्वी में और निधन 1723 ईस्वी में हुआ। इनका जन्म 1643 तो कहाँ हुआ? मेड़ता में। मेड़ता कहाँ पड़ता है? राजस्थान में। ये जो है रीतकाल के सूक्तिकार के रूप में प्रसिद्ध है। किसके रूप में प्रसिद्ध है? सूक्तिकार के रूप में प्रसिद्ध है। किसके रूप में? सूक्तिकार के रूप में प्रसिद्ध है ये। इसके बाद इनको आश्रय किसका किसका मिला था? आश्रय जो इनको मिला था वो औरंगजेब का मिला था। इसके बाद मेवाड़ के शासक जयसिंह थे, उनका आश्रय मिला था। किशनगढ़ के शासक थे, तो इन्हें जो है मेवाड़ का मिलता है और इनको मिलता है किशनगढ़ के शासक का मिलता है। इसके बाद इनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं? इनकी रचना एक मिलती है रतन बारामासा। बारामासा जबकि रसनिधि की भी है और वृंदावन दास की भी है। इनकी एक रचना है बारामासा। कौन सी रचना है? बारामासा हो गई। दूसरी रचना मिलती है भाव पंचाशिका। भाव पंचाशिका इनकी रचना एक हो गई। भाव पंचाशिका किसकी है? वृंदावन दास की है। तीसरी रचना मिलती है नयन पचीसी। तीसरी रचना कौन सी है? नयन पचीसी है। नयन पचीसी ये तीसरी रचना मिलती है। चौथी रचना इनकी मिलती है पवन पचीसी। क्या है? पवन पचीसी मिलती है। तो नयन पचीसी, पवन पचीसी। इसके बाद श्रृंगार नयन पचीसी हो गया। श्रृंगार शिक्षा यमक सतसई। पांचवी रचना है श्रृंगार शिक्षा।
5वीं रचना मिलती है श्रृंगार शिक्षा और 6वीं रचना मिलती है यमक सतसई। तो 6 रचनाएं मिली हैं किसकी? वृंदावन दास की। वृंदावन दास का जन्म 1643 ईस्वी, निधन 1723 ईस्वी। और वृंदावन दास गीत काल में सूक्तिकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। इनकी रचना मिलती है 12 मासा। 12 मासा जो वृंदावन दास की भी है, 12 मासा रसनिधि की भी है। भाव पंचाशिका, नयन पच्चीसी, पवन पच्चीसी, श्रृंगार शिक्षा, यमक सतसई, ये रचनाएं वृंदावन दास की हैं। बच्चन सिंह इन्हें क्या कहते हैं? बच्चन सिंह ये कहते हैं कि इनका जो है दृष्टांत सतसई भी। एक तो आपने बताया यमक सतसई, यमक सतसई के बाद बच्चन सिंह दृष्टांत सतसई भी बताते हैं और एक वचनिका भी बताते हैं, हितोपदेशाष्टक, ये रचना बनाते हैं। ये रीति से संबंधित है। फिर इसके बाद इन्होंने औरंगजेब के द्वारा लगाए गए जजिया कर का विरोध भी किया था। किसने? वृंदावन शतक ने। इन्होंने लिखा, क्या लिखा? गाम गाम धाम धाम जजिया कर की धूम धाम। चर्चित पंक्तियां इनकी क्या है? गाम गाम धाम धाम, गाम गाम धाम धाम जजिया कर की धूम धाम, जजिया कर की, जजिया की धूम धाम, जजिया की धूम धाम। तो ये कब ये वृंदावन दास लिखे हैं? जब औरंगजेब ने जजिया कर लगाया, उस पर इन्होंने व्यंग मारा है। लिखा है क्या? गाम गाम धाम धाम जजिया कर की धूम धाम, ये है इनकी। और एक चर्चित पंक्ति मिलती है, तेते पांव पसारिये जेती लंबी सौर, तेते पांव पसारिये जेती लंबी सौर। फिर एक पंक्ति है इनकी, सब सहायक सबल के को निबल सहाय। इनकी एक और चर्चित पंक्ति मिलती है, सब सहायक सबल के को निबल न सहाय, पवन जगावत आग को दीपक देत बुझाए, पवन जगावत आग को दीपक देत बुझाए। कड़वी बात होई शरत जहां होई होई को हेत, गारी हूं प्यारी लगे जब जब समधिन देत। इसके बाद अगले हम देख रहे हैं नृपशंभु के बारे में। नृपशंभु के बारे में देख रहे हैं कि नृपशंभु कौन है। अगले हम कभी देखते हैं नृपशंभु। उससे पहले हम देख लें किसको किसको देखे हैं। एक तो हमने देखा सेनापति के बारे में देखा। सेनापति रस सिद्ध के पहले कवि माने गए हैं। इनका जीवन वृत्त अज्ञात मिलता है। सेनापति का केवल जन्म वर्ष ही मिलता है, निधन अज्ञात है। जन्म वर्ष सेनापति का क्या था? 1589 ईस्वी में है। 1589 ईस्वी में सेनापति का जन्म हुआ था। सेनापति को रीतकाल का वर्षवर्त कहा जाता है। सेनापति के गुरु कौन थे? हीरामणि दीक्षित थे। सेनापति के पिता कौन थे? गंगाधर थे। और सेनापति को रीतकाल का वर्षवर्त कहा जाता है। इनकी रचना एक मिलती है कवित रत्नाकर। कवित रत्नाकर कब मिलती है? विक्रमी संवत 1706 मिलती है। इसका काव्य रूप क्या है? मुक्तक है। और प्रधान छंद क्या है? सवया है। कुल सर्गों की संख्या कितनी है? तो 5 है। और सर्गों को क्या कहा गया? तरंग कहा गया है। कुल छंद कितने हैं? 34 हैं। प्रधान छंद क्या माना जाता है? सवया माना जाता है। इसके बाद अगला जो है इनका एक और रचना मिलता है कविकल्प द्रुम। तो कविकल्प द्रुम जो है वर्तमान में उपलब्ध नहीं है। इसके बाद इनका जो सेनापति है, सेनापति का जो प्रिय अलंकार है वो श्लेष अलंकार माना जाता है। इन्होंने स्वयं को राम भक्त घोषित किया है। तो इनकी चर्चित पंक्तियां हैं, सेनापति सोई सीता पद के प्रसाद जाकी, अपने सभी कवि ध्यान दे सुनत कविताई है।
दूसरे कवि हैं आज के, वो रसनिधि हैं। रसनिधि का मूल नाम क्या मिलता है? पृथ्वी सिंह मिलता है। जीवन वृत्त अज्ञात है। रचना काल मिलता है 1603 से लेकर 1660 ईस्वी के मध्य है। इनकी रचनाएं मिलती हैं रतन हजारा। रतन हजारा में 1024 पद मिलते हैं। दूसरी रचना 12 मासा, विष्णुपद कीर्तन, हिंडोला, रसनिधि सागर, अरिल, गीत संग्रह। अगले कवि हैं वृंदावन दास, जिन्हें वृंद के नाम से जाना गया है। इनकी रचनाएं हैं। इनका जन्म कब हुआ था? 1643 ईस्वी में हुआ। निधन कब हुआ? 1723 ईस्वी में हुआ। वृंदावन दास जो है सुक्तिकार के रूप में फेमस हैं। इनकी रचनाएं कौन कौन सी? एक भाव पंचासी है, नयन पच्चीसी, अपौन पच्चीसी, यमक सतसई है, श्रृंगार शिक्षा है, और एक रचना मिलती है 12 मासा। 12 मासा वृंद की भी है और 12 मासा जो है रसनिधि की मिलती है। और इनकी एक चर्चित पंक्ति है, गाम गाम धाम धाम जजिया कर की धूमधाम। इसके बाद एक और चर्चित पंक्ति है इनकी कि तेते पाव पसारिये ज्योति लंबी सौर। एक और पंक्ति है, सबल सहायक सबल के को निबल न, सबल सहायक सबल के को निबल सहाय, पवन जगावत आग को दीपक देत बुझाए। कड़वी बात होई सरत जहां होय हो ही को हेत, गारी हो प्यारी लगे जब तब जब जब समधिन देत। इसके बाद आज के अगले कवि हैं जिनका नाम है नृपशंभु। क्या नाम है? नृपशंभु है। अगले कवि हैं नृपशंभु। किसको देख रहे हैं? नृपशंभु को देख रहे हैं। अगले कवि हैं, देख लेते हैं नृपशंभु। नृपशंभु को देख लेते हैं। ये नृपशंभु का पूरा नाम क्या है? नृपशंभु थे। और नृपशंभु ऐसा माना गया है कि नृपशंभु जो है वो शिवाजी के पुत्र थे। इनका जीवन वृत्त अज्ञात है, कोई जानकारी नहीं मिलती, केवल रचनाएं के बारे में जानकारी मिलती है। इन्होंने हिंदी में रचना की थी और संस्कृत में रचना की थी। इनकी नृपशंभु की रचना एक नक्शिख मिलती है। नृपशंभु की रचना क्या मिलती है? नक्शिख मिलती है। एक रचना जो मिलती है वो नक्शिख है। दूसरी रचना जो मिलती है वो 7 मिलती है। क्या मिलती है? 7 मिलती है। तीसरी रचना मिलती है नायिका भेद। एक रचना मिलती है नायिका भेद। तो 3 रचनाएं मिली हैं। कौन कौन सी हैं? नक्शिख, 7 और नायिका भेद। संस्कृत में एक रचना मिलती है बुद्ध शतक। तो ये जो रचनाएं मिली है ये हिंदी में मिली है। कौन कौन सी हैं? नक्शिख है, 7 है और नायिका भेद। और बुद्ध शतक जो इनकी रचना मिलती है वो संस्कृत में मिलती है। इसके बाद अगले कवि हैं वो हैं हठी जी। कौन है? हठी जी हैं। हठी जी जो है राधा वल्लभ संप्रदाय में दीक्षित थे। किस संप्रदाय में दीक्षित हैं? राधा वल्लभ संप्रदाय में ये दीक्षित थे। कौन? हठी जी। इनकी एक ही रचना मिलती है राधा सुधा शतक। इनकी रचना एक मिलती है, वो कौन सी है? राधा सुधा शतक। एक रचना मिलती है राधा सुधा शतक। और राधा सुधा शतक कब है? 1780 ईस्वी में है। तो इसमें क्या है? भक्ति एवं श्रृंगार के पद मिलते हैं। राधा सुधा शतक किसकी है? 1780 में।
हाथी जी की है। और इसमें किसके पद मिलते हैं? श्रृंगार एवं भक्ति के पद मिलते हैं। इन्होंने कला पक्ष पर जोर दिया है। शुक्ल जी ये कहते हैं हाथी जी के बारे में, इन्होंने कला पक्ष पर क्या दिया है? विशेष जोर दिया है। इनकी रचना में यमक, अनुप्रास, उपमा, उत्प्रेक्षा इत्यादि का बाहुल्य पाया जाता है। तो हठी जी किस पर बल देते हैं? कला पक्ष पर बल देते हैं। और हठी जी की रचनाओं में यमक, अनुप्रास, उपमा, उत्प्रेक्षा इत्यादि का बाहुल्य पाया जाता है। इसके बाद अगले कवि थे हमारे राम सहाय भगत। कौन से हैं? राम सहाय भगत हैं। हाँ। अगले कवि हैं राम सहाय भगत। अगले कवि हैं राम सहाय भगत हैं। अब ये राम सहाय भगत के बारे में पहले जान लें कि ये इनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं। राम सहाय भगत का रचना काल मिलता है, इनका रचना काल है 1803 ईस्वी से लेकर 1823 ईस्वी तक मिलता है। 1803 ईस्वी से लेकर 1823 ईस्वी तक राम सहाय भगत का रचना काल मिलता है। इनकी रचना जो मिलती है वो कौन कौन सी है? एक राम सतसई है। अगर हम राम सहाय भगत की बात कर लें कि इनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं, एक रचना है राम सतसई है। और राम सतसई इनकी एक रचना मिलती है। दूसरी रचना मिलती है वाणी भूषण। दूसरी रचना कौन सी है? वाणी भूषण है। तीसरी रचना मिलती है वृत्त तरंगड़ी। वृत्त तरंगड़ी इनकी तीसरी रचना है। और तो तीन ही रचना मिलती है। राम सहाय भगत की कितनी रचना मिलती है? तीन ही रचना मिलती है। राम सतसई, वाणी भूषण और वृत्त तरंगड़ी। इनका रचना काल क्या मिलता है? 1803 ईस्वी से लेकर 1823 ईस्वी तक इनका रचना काल मिलता है। किसका? राम सहाय भगत। तो आज हमने किसको किसको देखा है? तो हमने सेनापति को देखा, वृंदावन दास को देखा, रस निधि को देखा, फिर हमने नृपशंभु को देखा, फिर हमने राम सहाय को देखा। तो हमारे हाथी जी का रचना काल केवल एक ही मिलता है, राधा सुधा शतक 1780 मिलता है। और ये किस संप्रदाय में दीक्षित थे हठी जी? राधा वल्लभ संप्रदाय में दीक्षित थे। इसके बाद हमने नृपशंभु को देखा। नृपशंभु की रचना मिलती है केवल नक्सिक है, सात है, नायिका भेद है। और इनकी संस्कृत में रचना एक बुद्ध शतक मिलती है। इसके बाद हमने देखा राम सहाय भगत। राम सहाय भगत का रचना काल 1803 से लेकर 1823 ईस्वी है। इनकी रचनाएं मिलती हैं राम सतसई, वाणी भूषण, वृत्त तरंगड़ी।